हेलो ऑल, वेलकम टू उपाध्याय एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं इजी केमिस्ट्री, एंजॉय केमिस्ट्री। हमने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चंस पूछे थे हमने, कल ग्रुप पे डाला था कि अगर आपके पास कंपाउंड्स दिए हैं तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कौन सा कार्बन है वो हमने डिस्कस किया था और हमने उसके लिए क्वेश्चंस भी भेजे थे। कई लोगों ने मुझे पर्सनल चैट पे और ग्रुप पे भी आंसर्स भेजे हैं। बहुत सही है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोग जिस तरह से, जिस इंथुजियाज्म से काम कर रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, इससे बहुत खुश हूं मैं ना। बहुत ही बढ़िया, ऐसे करते रहेंगे और धमाका मचाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बढ़िया करेंगे। नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी धूम मचा देंगे, है ना। चलिए, हमने आपको फंक्शन ग्रुप्स डिसाइड करने के लिए एक शीट भेजी थी और एक वर्कशीट मैंने भेजी थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के लिए भेजी थी। और तीसरा जो हमने एक लिस्ट भेजा था उसमें 12 क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे, 14, जिसपे हमने आपको पूछा था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है ना। इस तरह से हमने आपको पूछा। अब वो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना के रख लिए हैं। हम उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। और जिन लोगों को एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाला पॉइंट जो है वो बराबर से समझ में आ गया है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया तरह से मुझे आंसर्स दे दिए हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो वापस यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। चलो देखो, ये आपके पास एक और चांस है। देखिए, हमने आपको बोला था कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने के लिए हमारे पास 4-5 स्टेप है। ये 5 स्टेप अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ये हम बता सकते हैं, है ना। तो वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख के रख दिए हैं। फोकस विंडो बना लिया है मैंने। इस फोकस विंडो में पहला पॉइंट है, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं वो किसके लिए हैं? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो मिसिंग हो रहा है तो वो कंपाउंड इमीडिएटली कहां चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कंपाउंड अगर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा तो वो साइक्लिक होना चाहिए। और अगर कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है तो वो इमीडिएटली किसमें चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक पे। फॉर एग्जांपल दिस 13th कंपाउंड, ये कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है, लीनियर कंपाउंड है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये लीनियर कंपाउंड है। तो लीनियर कंपाउंड कभी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं आएगा, ये डेफिनेटली चला जाएगा नॉन एरोमेटिक में। इसको हम डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक में ही क्लासिफाई कर देंगे, है ना। तो पहला ही यहाँ पे जो पॉइंट है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि आपके पास जो भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि कंपाउंड में आपके रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस बोले तो डबल सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव, डबल बॉन्ड के साथ डॉट डॉट, डबल बॉन्ड के साथ डॉट। मतलब ये मैंने 13-14 आपको अलग अलग कंडीशंस बताई है रेजोनेंस के लिए। उसमें से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रेजोनेंस शो करता है। अगर वो रेजोनेंस शो नहीं करता तो वो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में हम या एंटी एरोमेटिक में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए ही है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। और अगर आपके कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, अगर वो एरोमेटिक है तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो अगर एंटी एरोमेटिक है तो उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो बेटा डबल बॉन्ड या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर डॉट डॉट। पाई इलेक्ट्रॉन्स को 3 तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड अगर है तो भी इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, अगर इस तरह से डॉट डॉट कहीं दिखाई दे या फिर नेगेटिव साइन अगर है, तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? इस कंपाउंड में
या इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हर बार क्या ऐसा होता है कि जितने भी डॉट डॉट या माइनस है वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें डबल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डबल यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे भी और नहीं भी होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आता है इसमें, ये वाला 12th वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक पेयर जो है वो काउंट होगा, दूसरा पेयर काउंट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे करते हैं वो अभी बता रहा हूं मैं, मगर पहले तो ये सारी चीजें देख लो। साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए कंपाउंड में, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पाई। इसमें n का वैल्यू 0 से शुरू हो सकता है, n का वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट तक जा सकता है, जबकि 4n में वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता, 1 टू इनफाइनाइट तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 0 हो जाएगी, तो खत्म ही नहीं कहानी, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कभी एरोमेटिसिटी आ ही नहीं सकती, एंटी एरोमेटिसिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 सारे एग्जांपल्स चेक करते जाते हैं और इसको कंपेयर करते जाते हैं। यहाँ पे चलो नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल चेक करो। फर्स्ट एग्जांपल में क्या ये साइक्लिक है? यस, ये साइक्लिक है। क्या इसमें ये कार्बन जितने भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? चलो चेक करते हैं। ये sp2 है, यस। ये sp2 है, यस। क्या ये sp2 है? नो, ये sp2 नहीं है, ये तो sp3 है। इसमें आप चेक कर सकते हो इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4, 1 2, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, लोन पेयर्स है ही नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इज इट ओके? ये समझ में आई बात, राइट? ये sp3 है। जैसे ही sp3 आ गया, ये वाला सेकंड हमारा पॉइंट था वो यहाँ पे गलत हो गया, खारिज हो गया, हटाओ इसको। ये कौन हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। चलो इसके लिए चेक करो। इसमें ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, रेजोनेंस है क्या? यस, A+1B C पे-, यस, ये आपका रेजोनेंस वाला है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, 3 मेंबर रिंग है, प्लेनर ऑब्वियसली। अब चेक करो 4n इलेक्ट्रॉन्स है या 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे n की वैल्यू डाल दो 0, n की वैल्यू 0 डालने पे क्या हो जाएगा? 2। क्या इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हो गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 1 and 2, और ये माइनस का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, यहाँ पे 0 पुट करने पे आंसर 4 पाई नहीं आता, यहाँ पे 0 पुट करने पे आंसर आता है 2 पाई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस पे 1 पुट करते हैं, वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4+2, 4 1 4 +2 तो 6 हो गया। अरे ये तो 4 को क्रॉस कर गया, हमारे पास तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब ये एरोमेटिक वाली कहानी में तो कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो 0 तो मैंने मना किया कि आप एंटी एरोमेटिक में 4n में 0 मत पुट करो, इसमें आप 1 पुट कर सकते हो, करो इसमें 1 पुट। हाँ आ गया, 1 4 1, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये कौन है? एंटी एरोमेटिक। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है, राइट? तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चलो नीचे देखते हैं, नीचे वाला कंपाउंड से इस तरह का ही है, मगर यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता, पॉजिटिव जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता, है ना। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बढ़िया। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करने पे आंसर 2 आ रहा है, मतलब ये कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक है। क्लियर हुई ना बात? नेक्स्ट इसके लिए चेक करो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ये तो प्लस प्लस है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। वेरी गुड, चलो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहा है? इसमें वैल्यू 2 सॉरी इसमें n का वैल्यू 1 पुट करने पे 6 आया था ना, 4 1 4 +2 यानी 6। वेरी गुड, मतलब ये कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक है।
बाकी सारी चीजें भी हम चेक कर रहे हैं। हाँ, साइक्लिक है, sp2 है, रेजोनेंस है, प्लेनर है। हाँ, ये सारी चीजें हम चेक करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। इस सीक्वेंस को फॉलो करते रहना बेटा, ये 5 स्टेप जो है वो इसी ऑर्डर में फॉलो करते रहना, तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो इसके लिए चेक करो। इसके लिए यहीं पे दिख रहा है मुझे कि ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कहानी खत्म हो गई। ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, तो सोचना ही नहीं, sp2 ही नहीं है, भूल जाओ। और रेजोनेंस भी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड भी, सी पे ना तो माइनस है, ना तो प्लस है, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ नहीं है ना, मतलब ये रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर। इसके लिए भी देखो, ये sp3 आ गया, भूल जाओ कहानी, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फाइन, चलो नंबर 8 में पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, 1 2 3 4 5 6, यस, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे 1 पुट करने पे 6 आता है, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, वाई इतने तलटा अरबा, देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, वाई इतने तलटा अरबा खमसा सीता सबा तमनिया तीसा सिफर। ये अरबिक में 1 to 10 पे बोल रहा था, अरबिक में इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। मैं जब परेशान हो जाता हूँ ना, कंटाल जाता हूँ ना, मैं 1 2 3 4 बोल के, तो मैं कुछ अलग लैंग्वेज यूज करता हूँ। चलिए, तो ये था 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाली कहानी तो हमें यहाँ पे 1 पुट करने पे मिलती है, यस, मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। चलिए इसके लिए बात करते हैं, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे मुझे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ भी वही कहानी 1 2 3 4, ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। चलिए अब आते हैं नंबर 12 के ऊपर और 14, इन दोनों क्वेश्चंस को बराबर से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जगह खाली कर देता हूं जिसको हम यहाँ पे लिख सके थोड़ा अच्छे से। So now I have this compound, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान, इस कंपाउंड का नाम है फुरान, अदरवाइज फ्यूरान, ये फ्यूरान कंपाउंड है। फ्यूरान कंपाउंड में अगर हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, हमने अभी बताया था ना, ये लोन पेयर जो है वो भी एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। तो पहली नजर में क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पहली नजर में तो ये 8 पाई लग रहा है, मगर आपकी नजर कमजोर है, आप इसमें और नजर तेज करो, दिव्य दृष्टि इसमें इस्तेमाल करो, देखो क्या होगा। इस ऑक्सीजन के ये दोनों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक ही लोन पेयर ऐसा है, एक ही लोन पेयर ऐसा है जो p ऑर्बिटल का है, p ऑर्बिटल वाला ही इलेक्ट्रॉन का पेयर हम कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 1s2 2s2 2p4, 2 4 और 4 8, ये बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे, किसके साथ, देखो वापस एकदम शांति से बराबर समझो, कंसेप्चुअल चीज है बेटा ये, है ना। अब तक अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने, फिर से पढ़ लो, अगर पढ़ लिया है तो, नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा है। देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है ऑक्सीजन। तो इससे किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ के कार्बन के साथ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ, उसे शेयर करके क्या बना दिया? ये वाले दो बॉन्ड्स बना दिए। सुनना बराबर से, ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बन गए, ये वाला और ये वाला। अभी उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले और ये वाले, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये 2s का है ये इलेक्ट्रॉन, ये पेयर जो है वो 2p का है। 2p का ये इलेक्ट्रॉन है दो इसमें से, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s वाले हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये s ऑर्बिटल का है, जबकि वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? p ऑर्बिटल का। और ग्रीक लैंग्वेज में पाई का मतलब होता है इंग्लिश में p, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है p इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में है उन्हीं को कंसीडर करना है बच्चा, उन्हीं को कंसीडर करना है। तो ये दोनों तो है ही, अरे बाबा इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आया हो सर इसको क्यों कंसीडर किया, आपको कैसे बोला कि ये p ऑर्बिटल वाले हैं? आपको कैसे बोला? मुझे तो लुईस से बोला, लुईस से बोला कि ये पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का मतलब p इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए तो उसका नाम पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब ही है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जो है वो पता है ना, देखो बहुत ही बढ़िया सी चीज बताने जा रहा हूं। 3 टाइप के बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। डेल्टा बॉन्ड जो है वो बहुत प्रचलित नहीं है, उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसके कंसेप्ट बताता हूं, देखना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए दोनों एटम्स की जो ऑर्बिटल्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग से जुड़ती है। यानी हमारी अगर ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटम की p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के जो सर हैं टकले वो टकरा रहे हैं ना, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन से कौन सा बनता है बॉन्ड बेटा? सिग्मा। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप किसी के साथ शेक हैंड करते हो तो शेक हैंड करते हो ना, वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। शेक हैंड करते हैं ना हम किसी के साथ, तो वो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? देखो पाई बॉन्ड जो है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो कैसे बनता है? साइडवाइज ओवरलैपिंग से, ऐसे है ना, ऐसे साइडवाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, ओके। और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है? डेल्टा बॉन्ड जो है वो डी ऑर्बिटल वाले कंपाउंड्स में ही देखा जाता है। डी ऑर्बिटल्स में ही डेल्टा बॉन्ड होता है। वो डेल्टा बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह से। ये एक डी ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, एक कंपाउंड की डी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां पे मैं दूसरे कंपाउंड की डी ऑर्बिटल बना रहा हूं, दिख रहा है ना सबको? और इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो इसको बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। मगर ये बियॉन्ड द स्कोप है, मगर मुझे बतानी है इस चीज को, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। इसका प्लेन ये वाला प्लेन है, इसका ये वाला प्लेन है, ठीक है। और ये प्लेन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, नमस्कार बॉन्ड है ये, नमस्कार बॉन्ड। अगर दोनों डी ऑर्बिटल के जो प्लेन्स है ना बेटा, वो एक दूसरे के सामने इस तरह से अगर ओवरलैप होंगे ना, तो ये क्या बनाएगा? डेल्टा बॉन्ड। आई बात समझ में, राइट। मगर हमारे लिए तो सिग्मा और पाई ही इनफ है, हम इसमें ही खुश हैं, हमें डेल्टा बॉन्ड पे नहीं जाना है। मगर मैंने डेल्टा बॉन्ड इसलिए बताया आपको क्योंकि आपको ये पता चले कि 3 टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। हेड ऑन, इस तरह से साइडवाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, एंड फेस टू फेस ओवरलैपिंग।
इससे बनता है आपका डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो वापस आ जाए, वापस आए। देखो पाई बॉन्ड कैसे बना बेटा, पाई बॉन्ड कैसे बना, दोनों p ऑर्बिटल्स थी ना डबल शेप की, दोनों p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा ना, तो पाई बॉन्ड जो है वो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, इसलिए इसको हम पाई में ही कंसीडर करेंगे। समझा? ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई थी आपको कि किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने इस डबल बॉन्ड को पाई में क्यों लिया, इसको मैंने इसलिए पाई में लिया था क्योंकि वो पाई ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग था या p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग था, इसलिए। अब क्लियर है सबको दिमाग में, तीनों कंसेप्ट बराबर समझ में आ गए, सिग्मा पाई एंड डेल्टा। नाइस। देखो यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मुझे सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे मेरे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, इस वाले केस में, ये वाले केस में यहाँ पे मैं 4n की जगह पे 4n + 2 में n का वैल्यू 1 डाल दूं, तो ये 1 4 1 + 2 यानी 6 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। समझा ना ये बराबर से, क्लियर हुई ना चीज, ये कैसे ये एरोमेटिक हो सकता है। चलो सेम वे, अब तो यार इसके लिए आप समझ ही सकते हो, 14 वाले के लिए तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट नहीं करना है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो s ऑर्बिटल वाले, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, ओके। चलिए, किसी को शायद ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट नहीं किया, आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट नहीं किया, मैंने इसलिए इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये साइकिल का पार्ट नहीं है, ये साइकिल का पार्ट नहीं है, साइकिल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही हम काउंट करेंगे क्योंकि हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वही एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। यही बात समझ में, राइट? इसलिए मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, एंडो का मतलब अंदर, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते, काउंट नहीं करते। इज इट ओके? यहां तक की कहानी बराबर से क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को मैं जनरल क्लासिफिकेशन के तौर पे दे देता हूं आपको, ऑलरेडी ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एम ये है कि आइसोमेरिज्म का ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन आपको बता दें, और ये चार्ट के थ्रू आप चीजों को याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फाइन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम दे सकते हैं चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स
मेटामर्स, टोटोमर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अलग अलग 6 टाइप हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो चेन, पोजिशनल, फंक्शन ग्रुप, मेटामर्स, टोटोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये 6 टाइप हैं और जब भी हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिसाइड करना है, जब भी हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिसाइड करना है तो क्या करोगे, हमें एक सीक्वेंस में ये आइसोमेरिज्म जो है चेक करते जाना रहेगा। मतलब कि अगर मान लो आपको कोई एक कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला है C8H18। C8H18 के लिए आपको पूछा जाए कि इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं वो फाइंड करो। अगर आपको ये पूछा गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं ये फाइंड करो, तो आपको पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा वो होगा DU फाइंड करना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर लो, DU फाइंड कर लो, DB फाइंड कर लो। तो DU फाइंड करोगे तो क्या होगा, इसका DU आपको क्या मिलेगा, इसका अगर DU कैलकुलेट करोगे तो DU कैसे फाइंड करते हो, DU फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, 2C + 2 - H - X + N होल बाय 2। ठीक है, तो ये 18, ये 8 × 2 मतलब 16 + 2 यानी 18, और ये 18 यानी H जो है वो 18 है, ये 0 0 है, तो 18 - 18 क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो 0 है। 0 होने का मतलब इसमें साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, और C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, किसी भी टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स इसके अंदर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो एक सीक्वेंस याद रख लो, एक हमारा ट्रिक है, वो ट्रिक याद रख लो। इस ट्रिक में हम ये सारे जितने भी टाइप है वो इंक्लूड कर लेंगे। इसको कुछ ऐसे सीक्वेंस में याद रखो, ऐसे चेक करो, RT FM CP, बहुत ही पॉपुलर सीक्वेंस है ये, RT FM CP। R का मतलब है रिंग चेन आइसोमर, T का मतलब है टोटोमेरिज्म, F का मतलब है फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, M का मतलब है मेटामेरिज्म, C का मतलब है चेन आइसोमेरिज्म, P का मतलब है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो हम शुरू करते हैं इस सीक्वेंस में RT FM CP। ये ट्रिक है, RT FM CP में अगर आप चेक करोगे ना, तो RT FM CP में पहले वाला जो रिंग चेन आइसोमर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए। क्यों? क्योंकि DU 0 है ना, अगर DU 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, DU 0 है अगर, तो भूल जाओ ना, रिंग है ही नहीं, रिंग चेन बनेगी। अच्छा, वेरी नाइस। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में आवश्यक है कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होगा तभी तो वो कीटो इनोल टाइप का टोटोमेरिज्म कर सकता है। कीटो में भी डबल बॉन्ड है, इनोल में भी डबल बॉन्ड आता है, तो DU का 0 वैल्यू होने का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड ही नहीं है, सो टोटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी कैन जंप टू फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, बट फंक्शन ग्रुप आइसोमर जो है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई फंक्शन ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है ही नहीं, एक्सटर्नल फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, सिंपल कार्बन का चेन लग रहा है यहाँ पे मुझे। सो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर भी शो नहीं कर सकता। फंक्शन ग्रुप ही नहीं है तो मेटामेरिज्म भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शन ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो कहाँ हो, कार्बन चेन के बीच में। अगर कार्बन चेन के बीच में आता है तभी तो क्या होता है, वो फंक्शन ग्रुप मेटामर्स होता है। और अगर एक्सटर्नल फंक्शन ग्रुप है, जैसे कि OH हो गया, Cl हो गया, NH2 हो गया, Cn हो गया, तो ये CH हो गया, एक्सटर्नल फंक्शन ग्रुप्स है। एक्सटर्नल फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर शो करेगा। और अगर रिंग यानी चेन के अंदर अगर कोई फंक्शन ग्रुप आ रहा है, जैसे कि ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, टर्शियरी अमाइन हो गया, ये सारे क्या है, चेन के बीच में, कार्बन चेन के बीच में आने वाले फंक्शन ग्रुप है, तो मेटामेरिज्म शो करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब मुझे सिर्फ DU फाइंड करने से ये तो पता चल गया कि इन 6 में से ये 4 आइसोमेरिज्म तो आने वाले ही नहीं है।
ये तो होगा ही नहीं, राइट। अब बात करते हैं चेन आइसोमर का। हाँ, तो चेन आइसोमर के लिए मैं कर सकता हूं कि 8 कार्बन का चेन है, 8 कार्बन उसका चेन है, एक एक कार्बन कम करते जाओ, कम करते जाओ, और आप क्या बना लो, सेकेंड कार्बन पे यानी 2 मिथाइल हेप्टेन बना लिया, 7 कार्बन का चेन बनाया, 2 कार्बन काट के नीचे ले आए, 6 कार्बन का चेन बनाया, 5 का चेन बनाया, 4 का चेन बनाया, एंड सो ऑन। इस तरह से बना सकते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो होना चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप इज डिफरेंट फॉर दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यति आवश्यक है कि आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए और ड्यू का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया होना चाहिए। तो बराबर से चेक करो, बराबर से देखो। आइसोमेरिज्म जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए मुझे चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामर, टोटोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने का सीक्वेंस है RT-FMCP। RT-FMCP से चेक करोगे तो इजीली आप जो है कर सकते हो। और ड्यू फाइंड कर लो। ड्यू फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड जो है वो कौन-कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। इज इट ओके? चलो बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं 2 पार्ट बना सकता हूं। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट हैं। एक मैं बना सकता हूं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, और दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, वो कन्फर्मेशनल आइसोमर है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशन आइसोमर्स को कई बार रोटामर्स भी बोला जाता है। रोटामर्स क्यों? क्योंकि यहां पे हमें अलग अलग कन्फर्मेशंस मिलेंगे। किस किस के कन्फर्मेशंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो एक है ईथेन, दूसरा है ब्यूटेन और तीसरा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जिनके लिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं या फिर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल 2 तरह के आइसोमर्स इसमें होते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर के लिए पहले थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होता है, ये कार्बन जो है वो रोटेट हो सकता है। सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये कार्बन रोटेट हो सकता है। ब्यूटेन में भी यही कहानी है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है तो उनके आसपास इर्द-गिर्द ये रोटेशन पॉसिबल है। सेम वे साइक्लोहेक्सेन में भी सिंगल बॉन्ड है, मगर साइक्लोहेक्सेन में होगा क्या, साइक्लोहेक्सेन में जो रोटेशन है उसमें बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है उसके अलोंग वो डिस्टॉर्ट होता रहेगा। साइक्लोहेक्सेन जो है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता रहेगा। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, राइट। ये साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन में जो बॉन्ड एंगल आपको अभी दिख रहा है वो ये बॉन्ड एंगल आपको होता है 120 का बॉन्ड एंगल आपको मिलता है, ठीक है। और ये सारे कार्बन, ये 6 के 6 कार्बन जो है वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से कोशिश क्या होती है कि वो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल शो करें, ठीक है। मगर यहां तो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 वाला बॉन्ड एंगल है। तो कोशिश ये होगी कि ये खुद से 109 डिग्री होने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में ये नजदीक आएगा, 120 डिग्री है तो नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। देखो ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाता है, यानी डिस्टॉर्ट हो रहा है।
तो डिस्टॉर्ट होगा तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज, एक तो ये ऐसे और ये पीछे की ओर ऐसे मुड़ जाए, मतलब कि ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए, ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या हो गया, इस तरह से चेयर फॉर्म में आ गया। दिस इज नोन एज चेयर फॉर्म। उसमें हुआ क्या है, ये डिस्टॉर्टेड शेप होने की वजह से इसका जो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, और वो कोशिश होगी कि वो 109 डिग्री तक आ जाए। ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें तो एक आगे और एक पीछे की ओर मुड़ गया था, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों सेम साइड पे मुड़ जाए, मतलब ऐसा हो जाए, ये यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाए। तो इस वाले शेप को बोला जाता है बॉट फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये है बॉट, और वो जो मैं दिखाया था वो है चेयर। तो कुछ इस तरह से साइक्लोहेक्सेन जो है, ये साइक्लोहेक्सेन चेयर या बॉट फॉर्म में जा सकते हैं, उसमें एक कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स। ओके। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जिसका आप आंसर भेज रहे हैं मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे भेज सकते हो कि किसी भी ब्यूटेन या फिर इथेन या फिर साइक्लोहेक्सेन के कितने कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल है, कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल है इथेन के लिए, ब्यूटेन के लिए और साइक्लोहेक्सेन के लिए, वो मुझे आप लिख के भेजो। आप मुझे आंसर करो कि कितने कन्फर्मर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, इतना क्लियर हो गया, राइट? नाउ अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के लिए। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर जैसे मैंने बताया इस तरह से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ऐसे दो टाइप में आइसोमर्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए आवश्यक है या फिर इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है। तो इन सारे केसेस के लिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं मेनली, सीस एंड ट्रांस। वैसे और क्लासिफाई कर सकते हो, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो उसके लिए हम सीन और एंटी भी देंगे और ई और जेड भी देंगे। तो हमारे पास है ये सीस ट्रांस के फॉर्म में, सीस ट्रांस हो सकता है, ई जेड हो सकता है और सीन और एंटी हो सकता है। इतने टाइप से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, मगर है कहानी एक ही सब में कि डबल बॉन्ड के अलोंग जो आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं या फिर जो भी एटम्स वहां पे अटैच्ड हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेता हूं मैं सिस ट्रांस और ई जेड का एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, ये है 1 क्लोरो प्रॉप 1 क्लोरो प्रॉप 1 राइट, ये वाला कंपाउंड हमारे पास है। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो सिमिलर ग्रुप्स H और H एक दूसरे से दूर है या फिर अपोजिट साइड पे है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस, ये ट्रांस है। अच्छा, अगर इसी को मैं कुछ इस तरह से दिखा दूं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये Cl और ये CH3, तो इस केस में क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे आ गए, सेम साइड पे है, नजदीक है, तो इसको बोला जाएगा सीस। लिसन अगेन, ट्रांस है तो दोनों H एक दूसरे से दूर है। H में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो सिमिलर ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो उसको क्या करोगे आप, दूर दूर रखोगे। अगर दूर दूर है तो ट्रांस है, अगर नजदीक आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सीस हो जाएगा। इस तरह से हम सीस और ट्रांस डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास H नहीं है, एक जगह पे है OH, एक जगह पे है OH और एक H, तो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे वो देखो। अब हमें सीस और ट्रांस वाला फंडा यूज नहीं करना है, क्योंकि सीस और ट्रांस नोमेनक्लेचर जो है वो ज्यादातर ऐसे कंपाउंड के लिए दिया जाता है कि जिसमें इन दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर बोले तो जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, वो जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। ये दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ
एटलीस्ट कोई एक ऐसा ग्रुप हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, एटलीस्ट ऐसा कोई एक ग्रुप हो जो कॉमन हो, तब हम उसको सिस और ट्रांस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। मगर इस वाले केस में सारे फंक्शन ग्रुप, दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर पे दोनों फंक्शन ग्रुप या फिर दोनों एटम्स जो है वो अलग है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिस और ट्रांस ना यूज करके Z और E, Z का मतलब है ऑन द सेम साइड ज़ूसमेन, और E का मतलब है इंटीगेगेन, मतलब अपोजिट साइड। E का मतलब होता है ट्रांस और Z का मतलब होता है सिस। सीन का भी यही मतलब होता है कि सिस सेम साइड, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए तो पहले इसके लिए बात करते हैं। अगर चारों अलग हैं तो कैसे डिसाइड करोगे कि वो क्या है? सीस है, ट्रांस है, मतलब ई है या जेड है? तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सीआईपी रूल, कहान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंगली जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका यहाँ पे है, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ जुड़े हुए दोनों एटम्स या दोनों फंक्शन ग्रुप में फर्स्ट एटम जो इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड ये एटम जो है वो आपका ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो उस फर्स्ट एटम का आपको क्या चेक करना है? एटॉमिक नंबर चेक करना है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, नंबर 1 दे दो उसको, और जिसका कम है उसको 2 प्रायोरिटी दे दो, उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है, राइट। सामने भी ऐसे चेक करो कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो बोले कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसका नंबर 1 दे दिया और इसका नंबर 2 दे दिया। यार आपको 2 नंबर देने की जरूरत भी नहीं है, 2 नंबर नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है कि 1 नंबर वाले जो है वो एक दूसरे से दूर है या नजदीक है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर है, CH3 और ये Cl जो एक दूसरे से दूर है, ये अपोजिट साइड पे है, तो इसको बोला जाएगा एंटीगेगेन ग्रुप, मतलब E। तो ये आपका जो आइसोमर है वो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो सेम है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको भी नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे। जैसे मैंने बताया आपको 2 की तो जरूरत ही नहीं है, 1 में ही चेक कर लो। ये 1 जो है वो कहाँ पे है? both are on the same side, they are nearer to each other, so it is Usamen, that is Z, right। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना अति आवश्यक है। C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N, ऐसा कोई भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन, आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर कंपाउंड साइक्लिक है, तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपके पास 8 और मोर देन 8 कार्बन होने चाहिए। कार्बन जो है वो 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यस शो करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। और नंबर 2, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइकिल है, तो साइकिल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल जब 8 या 8 से ज्यादा इसमें कार्बन का साइकिल हो। डबल बॉन्ड में क्या है कंडीशन है? डबल बॉन्ड में हमारे पास एक कंडीशन है कि डबल बॉन्ड में जो भी ये ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, वो शुड बी डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम हो गया तो कोई फायदा नहीं, दोनों जगह पे CL लगा दो, तब तो 1 2 नंबर ही कैसे दोगे? तो पता ही कैसे चलेगा कि कौन अपोजिट है और कौन जो है वो सेम साइड पे है दूसरे सामने वाले फंक्शन ग्रुप के साथ? तो कभी भी ये सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इज इट ओके? ये समझ में आया? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, 4 चीजों को चेक करना है, तब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा वो डिसाइड कर सकते है ना। तो यहाँ पे चारों चीजें लिख रहा हूं मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हटा देता हूँ। उससे पहले आप लोग फटाफट ये पूरा जो है 1 मिनट देख लो, समझ लो। ऑप्टिकल पे हम फोकस करते हैं, चलो फटाफट फास्ट।
डन, चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बोला इस तरह से 4 कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, या फिर 4 कंडीशंस हैं जिससे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1, compound should have chiral carbon। chiral carbon बोले तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसको बोला जाता है chiral carbon। नंबर 2, मिरर इमेज, mirror image of compound should not be superimposed। Right? Their mirror images should not be superimposable to each other. They are not supposed to be superimpose each other. Now what does mean by superimpose? Again देखो, अगर समझ में नहीं आया superimpose का मतलब, तो मैं बताता हूं आपको। अगर ये दोनों हाथ है मेरे और इसको अगर मैं ऐसे करता हूं, इस तरह से मैंने कर दिया, तो इसको बोला जाएगा superimpose। मतलब ये वाला जो पाम है वो इस वाले पाम की वजह से, हैंड की वजह से superimpose हो जाता है। और अगर इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। तो जो मिरर इमेजेस हैं, मेरे एक हाथ का मिरर इमेज है दूसरा हाथ, तो ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, सुपर इम्पोज नहीं हो रही है ना। तो इसको बोला जाता है कायरल कंपाउंड, कायरल सब्सटेंस, या कोई भी कायरल चीज। मेरा हाथ भी कायरल है, हाँ हाथ भी कायरल है, क्योंकि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। आपको ऐसा सोचेगा सर ऐसा कर लो ना, इसको उठा के यहाँ पे करो, नहीं, प्लेन से आपको रिमूव नहीं करना है, प्लेन से उठाना नहीं है, तब वो मिरर इमेज नहीं रहती। मिरर इमेज मतलब दोनों को प्लेन पे ही रखो और सुपर इम्पोज करा। अगर नहीं हो रहा है तो वो कायरल है। आपको मैंने शायद बताया था अभी, अगर नहीं बताया है या फिर भूल गया हो तो वापस मैं बताता हूं आपको। ये जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है कायरल, इसका मतलब होता है हाथ। राइट? एक संस्कृत में स्लोगन है ना, एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता जा, तू काम करता जा, फल की आशा मत रख, है ना। तो कर का मतलब होता है हाथ, और कायरल वर्ड जो है वो हाथ से ही आया हुआ है। और जर्मनी संस्कृत में बहुत ज्यादा वो लोग माहिर हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा संस्कृत पढ़ाई करते हैं। जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो वहां पे ले गए हैं, वहां पे वो लोग उसको नर्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, मैंने शायद ये चीज बताई भी थी, वापस बता रहा हूँ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पे, राइट। और वो लोग रिसर्च करते हैं इन सारी चीजों पे, वहीं से नाम आया है कायरल। कायरल जैसे हमारा हाथ होता है ना, हाथों के चारों इसके सेंटर पॉइंट से अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, जो भी चेक करोगे आप, तो वो चारों अलग होता है। यहाँ पे अलग है, इधर अलग है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है। इसका सेंटर जो है, इसके साथ ये सारी चीजें अलग है। उसी तरह से कायरल कंपाउंड का कार्बन जो होता है, उसके भी सारी जो भी वैलेंसीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए तो उसको कायरल बोला जाता है, और उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोसिबल नहीं होता। अच्छा, नंबर 3, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं कोस। कोस पोस नहीं होना चाहिए।
पोस्ट नहीं होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पोस्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट, एंड पोस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी पोस्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, पोस्ट नहीं होना चाहिए, पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है जिससे हम किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल भी वो एक्टिव है या नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं। एक थोड़ी सी एक चीज ये भी बता दूं, ऑप्टिकल एक्टिव क्या है। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट। अगर किसी भी कंपाउंड में से लाइट पास की जाए और वो कंपाउंड उस लाइट को राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे डिविएट कर दे, उसको रोटेट कर दे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसमें ये चारों चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। कायरल सेंटर भी हो सकता है, वो मिरर में जिसका सुपर इम्पोसिबल भी नहीं होगा, उसमें कोस भी प्रेजेंट नहीं होगा, पोस्ट भी प्रेजेंट नहीं होगा, पोस्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हाथ के लिए देखो ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, सेंटर में बताया था ना मैंने, ये सेंटर है। सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, अपवर्ड डाउनवर्ड, आप कहीं डायगोनली कहीं भी जाओगे, सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, सेम रिपीट नहीं होगा। ऊपर यहाँ पे ये फिंगर है तो नीचे मेरा हाथ आ गया, मतलब ये इधर ये थंब है तो उस तरफ जाओगे तो ये कुछ नहीं, खाली। मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती तो ऊपर नीचे सेम होता, लेफ्ट राइट सेम होता, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से कोई प्लेन पास करो, इट्स से मान लो यहां से मैं ऐसा प्लेन पास कर रहा हूं, ये प्लेन पास करो, तो इस प्लेन का ये वाला और ये वाला हिस्सा सेम है क्या, नहीं। ऐसे प्लेन पास करो तो ऊपर नीचे वाला हिस्सा सेम है क्या, नहीं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैंने ऐसे प्लेन पास करके देख लिया, नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे प्लेन पास करके देख लिया, ऊपर नीचे सेम नहीं है ना। और मैं प्लेन कैसे पास कर सकता हूं, ऐसे पास कर सकता हूं, चलो ऐसे काट लो, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब कहीं भी आपको सिमेट्री नहीं मिल रही है, जिसका मतलब ये कंपाउंड आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड है तो ये तो हाथ है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, मगर ये इसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। वहीं से तो कायरा बोल रहा था, मैंने बोला जिस तरह से। इज इट ओके? तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए बात होगी। एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें तो तब आती है ना कि जब आपको ये पता हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंस क्या है। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंस क्या है, तो इसके बीच में एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिखो बराबर से। पहले मैं बोल देता हूं स्टेटमेंट, बाद में आप लिख लो। अगर आपको कोई कंपाउंड्स दिए जाएं, 2 कंपाउंड्स दिए हैं और उन दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन पूछा जाए, ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, स्ट्रक्चर आपको गिवन है, दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा रिलेशन हो सकता है, तो आप कंपाउंड ए और कंपाउंड बी इन दोनों का नोमेनक्लेचर करो, IUPAC नोमेनक्लेचर करो। अगर इन दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट आता है, अगर IUPAC डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही शो करता होगा। अगर दोनों का IUPAC डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता होगा। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था C8H18, मतलब ऑक्टेन। ऑक्टेन का एग्जांपल था। ऑक्टेन का कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्टेन में से एक कार्बन को काट के मैंने 7 कार्बन का चेन बनाया, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा, तो उसका नाम हो जाएगा, पहले था नॉर्मल ऑक्टेन, अब हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हुआ, इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला है। और अगर नोमेनक्लेचर चेंज नहीं हो रहा है, IUPAC नेम चेंज नहीं हो रहा है, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिया ना हमने स्टीरियो आइसोमर, इसी का तो पार्ट था ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो का तो पार्ट है ना। इसका नोमेनक्लेचर देखो क्या है, इसका नाम, इसका नाम है 1 क्लोरो OH है, तो ये आपका ऑल है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये फंक्शन हो गया, तो हो जाएगा 1 क्लोरो prop 2 in 1 all, 1 chloro prop 1 in 1 all, 1 पे है ना डबल बॉन्ड, तो 1 in 1 all,
ठीक है, इसका नाम देखो 1 क्लोरो प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोप 1 in 1 ऑल, 1 in 1 ऑल है, तो ये भी 1 in 1 ऑल था, ये भी 1 in 1 ऑल, दोनों का आईयूपीएसी सेम है। हाँ, मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर अलग अलग, डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहां पे आया वो, स्टीरियो। अब लिखो, if two compounds have same IUPAC nomenclature, they shows stereoisomerism. Sorry. But if their nomenclatures are different, then two compounds shows structural or constitutional isomerism. Is it okay? ये क्लियर हो गया सबको? ये चारों पॉइंट बराबर समझ में आ गए? ये चारों पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, ये काम की चीज है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेडब्ल्यू हो गया, नीट हो गया, एडवांस हो गया, एमएचसीटी हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इज इट फाइन? चलो जल्दी ये कॉपी मारो और 1 मिनट दे दो मुझे, ये पूरा रब करते हैं हम और नया टॉपिक शुरू करते हैं। Okay. Now, aromatic compounds. हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाला तो पूरा डिस्कशन कर लिया। आपको पता भी चल गया कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक, कौन से एंटी एरोमेटिक। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर है तो वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करता है, उसमें क्या क्या तरह से हम कोई नया ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कौन से ग्रुप को हम किसी भी प्रोसेस से अगर रिमूव करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं यहाँ पे बेंजीन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन दिखा के। एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, बाद में बाकी सारे रिएक्शन में लिस्ट एक बना के आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ पे बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है EAS, EAS of benzene। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के साथ EAS रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन जो ले रहा हूं मैं, ये है नाइट्रेशन।
बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन है और सिंपल सा रिएक्शन है। बेंजीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप आएगा, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो माइनस होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनता है ये? तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल मैकेनिज्म बताता हूँ। यहाँ पे इस मैकेनिज्म में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HNO3 और H2SO4 कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप दिखाओ इसको, प्लस यहाँ पे है मेरे पास नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है। तो नाइट्रिक एसिड में है मेरे पास HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो HNO3 है वो और सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H+ देगा और आपका HNO3 जो है वो OH- देता है। तो ये अगर H+ दे रहा है तो ये क्या है, एसिड है। एसिड का टेंडेंसी होता है H+ देने का, और जो OH- देता है वो है बेस। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है जो कई बार पूछा जाता है, और आपको यहाँ पे ये चीज पूछी जाएगी कि अगर ये एसिड और ये बेस है, यानी अगर सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इसमें से कौन एसिड और कौन बेस हो सकता है, राइट? इस तरह से पूछा जाएगा। बट एक मिनट ये चेक करो, ब्लर हो रहा है ना, मैं एक मिनट इसको ही चेक कर रहा हूँ। ओके, चलिए फटाफट बताइए मुझे, अब क्या क्लियर हो गया आपको? वॉइस और विजिबिलिटी और वॉइस क्लियर हो गया? ब्लर लिखा था कई लोगों ने। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैंने तो ऐसा चेक कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, नाउ तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर एसिड और बेस है, यानी अगर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक का मिक्सचर पूछा जाए तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करता है। तो अब यहाँ से बनेगा क्या, देखो, एक तो पानी बनेगा H2O, ठीक है, ये बन गया H2O। दूसरी क्या चीज बनती है, HSO4 माइनस बनता है। ये H+ क्या होगा, ये O- है, ये O- गया और N+ हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक मिल रहा है NO2 प्लस और दूसरी चीज मुझे मिल रही है HSO4-। चलिए, तो तीन चीजें यहाँ पे हमें मिल रही है। एक मिल रहा है NO2 प्लस, दूसरा मिल रहा है HSO4-, तीसरा मिल रहा है पानी। इसको बोलेंगे, इस NO2 प्लस को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जनरली इसको E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल ही है जो अटैक करता है इस बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन के ऊपर, राइट? इसी का अटैक होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। अभी अटैक कैसे होता है वो हम सेकंड स्टेप पे बताते हैं। सेकंड स्टेप में चेक करते हैं कि इस पर अटैक कैसे होता है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आपके पास है यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, अरे 6 के 6 कार्बन जो इसके पास एक एक हाइड्रोजन है।
और मैंने जैसे बताया आपको कि NO2 प्लस जो है वो क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, इसके ऊपर ये हमला करता है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड पूरा क्लाउड है, जबकि ये NO2 प्लस जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करता है, वो इस नेगेटिवली चार्ज क्लाउड के साइड पे अट्रैक्ट होता है। जैसे इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन जो है, या फिर इन 6 में से कोई एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और वहां पे नाइट्रो ग्रुप एडजस्ट हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप वहां पे आ जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन को हम रिमूव कर लें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गया, H प्लस के फॉर्म में जाएगा और ये कार्बन बनेगा माइनस, H प्लस जाएगा और ये वाला कार्बन बनेगा यहाँ पे माइनस। इस माइनस कार्बन के ऊपर नाइट्रो जो है वो हम अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा NO2 प्लस। अब देखना, हाँ ये HSO और माइनस ऑलरेडी था, है तो एक ही रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है ना। हमने ये जो स्टेप दिखाए हैं उसमें क्या करा है, मैंने बेंजीन में ये दोनों चीजें डाली है, मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का एक टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर बनाया था, उस मिक्सचर को मैंने किस में डाल दिया, उस बीकर में डाल दिया। उस बीकर में क्या पहले से पड़ा हुआ था, बेंजीन। तो एक ही बीकर में क्या क्या चीजें बन गई, ये मिक्सचर जो मैंने डाला, मतलब ये 3 चीजें मैंने डाली बेंजीन के अंदर, उसमें से एक ये पॉजिटिवली चार्ज जो नाइट्रो था वो ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ गया, ये जो पानी था वो अलग हो गया, -H2 हो गया, बचा क्या, HSO4 माइनस। वो क्या करेगा, वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वापस आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में दिखाया है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन के दौरान वो इनिशियली यूज तो हो रहा है, नाइट्रिक एसिड और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज तो हो रहा है, बट एट द एंड वो आपको वापस मिल जाता है, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट बहुत कम अमाउंट में लगता है, कैटलिस्ट कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट के, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये फुलफिल कर रहा है। एट द एंड हमें वापस मिल गया H2SO4, दैट्स व्हाट इट्स अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। सेकंड स्टेप को और ज्यादा एलोबरेट करके भी दिखा सकता हूं मैं इसमें अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो दिखा सकता हूं, मगर ये वाला पूरा प्रोसेस में वापस आपको एक और स्टेप में बताऊंगा, और आगे रिएक्शन होगा उसमें मैं मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म उसे डिस्कस करेंगे। मगर अभी सिर्फ इतना याद रखो, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, एक टेस्ट ट्यूब में बीकर में बेंजीन लिया था, जैसे वो टेस्ट ट्यूब जो है बीकर में डाल दिया, वहां पे सेकंड स्टेप हो गया और यहाँ पे मिल गया आपको नाइट्रो बेंजीन। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, because the substitution of hydrogen is carried out due to this or with the help of this electrophile, or the reaction is carried out with the aromatic compound, so it is known as electrophilic aromatic substitution, EAS। ठीक है, ऐसे EAS आपको कितने याद रखने हैं, 5, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजनेशन। अगेन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation and halogenation, ये 5 EAS रिएक्शन है और 5 ही है, 5 को दिमाग में रखो, इसको याद रख लिया तो लाइफ जी गया, राइट। 5 चीजें EAS के लिए याद रखनी है। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फटाक से एक चार्ट बना देता हूं जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब के लिए जो जो प्रोडक्ट बन रही है वो दिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको दिखा। ठीक है, चलो मिटा दे इसको अभी। EAS किसके साथ कर रहे हैं हम, बेंजीन के साथ। हमारा सबस्ट्रेट जो है वो है बेंजीन, इसके साथ हम रिएक्शन दिखाने वाले हैं सारे।
जो भी 5 रिएक्शन है वो इसके साथ दिखाएंगे, ठीक है। ओके, आपको ये पांचों रिएक्शन की कंडीशंस दिमाग में रखनी है। बेंजीन के साथ पहले दिखाते हैं हम नाइट्रेशन। फर्स्ट इज नाइट्रेशन। कंडीशन है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर अगर याद रहता है तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना। मगर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि कोई आपको थ्योरेटिकल एग्जाम तो देना नहीं है, आपको जो है वो तो ऑब्जेक्टिव देना है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है या फिर फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में मिलने वाला प्रोडक्ट यहां पे दिखा देता हूं, ये है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। यहां पे मिलता है मुझे नाइट्रोबेंजीन, गॉट इट। सेकंड जो हमारा प्रोसेस है, ये सेकंड है सल्फोनेशन। सेकंड प्रोसेस दिखाऊंगा मैं, सल्फोनेशन। इसमें यूज करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, राइट। और करीब करीब 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये, और इससे मिलता है हमें SO3H। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन, यानी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। CH3Cl इन जनरल लिखना है तो ये RCl लिख सकते हो। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, व्हाटएवर, राइट। यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 is a catalyst, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -HCl, यहाँ पे -H2, यानी पानी जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे HCl अगर फिडेलक्राफ्ट है तो CH3। और हो सके तो बेटा आप साथ में लिखते जाना, हाँ, साथ में आपकी कॉपी बनाते जाओ, वरना आपको वापस से एक बार देखना पड़ेगा वीडियो। हो सके तो कॉपी बनाते जाओ साथ में, ठीक है। नंबर 4 है FC एसाइलेशन। FC एसाइलेशन, इस एसाइलेशन में CH3COCl का इस्तेमाल होता है, एसिड क्लोराइड CH3COCl, और इसकी जगह पे आप ले सकते हो CH3CO ट्वाइस O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं या फिर एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे HCl माइनस, और यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3COOH माइनस। सेम वे ये भी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 80 डिग्री एक्चुअली 78 डिग्री जो है वो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये रिएक्शन ज्यादातर बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसी चीज याद रखो, देखो ये आपका FC एसाइलेशन है। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप CH3COCl जो है वो, या RCOCl जो है एसाइल ग्रुप है। तो याद रखो, जब एसिटाइल क्लोराइड, जब एसिटाइल क्लोराइड तब HCl, जब एसिटाइल क्लोराइड तब HCl, जब एसिटिक एनहाइड्राइड तब एसिटिक एसिड। ये जब तब तक याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जब एसिटाइल क्लोराइड तब HCl, जब एसिटिक एनहाइड्राइड तब एसिटिक एसिड। जहां भी किसी भी रिएक्शन में
पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आपको CH3COCl दिखाई दे तो HCl माइनस हो जाएगा, और एनहाइड्रेट कहीं भी दिखाई दे एसिडिक एनहाइड्रेट तो एसिडिक एसिड माइनस होगा। तो इससे आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब HCl उड़ाओगे, H कहां से आएगा? बेंजीन रिंग से। Cl कहां से आएगा? यहां से आएगा। क्या बचा? COCH3। वापस बोल रहा हूं, HCl कहां से आएगा? H आएगा बेंजीन से, Cl आएगा CH3COCl से। Cl और H HCl हो गया, बचा क्या? COCH3। बेंजीन पे जोड़ दो, इसको बेंजीन पे लगा दो, ये लग गया बेंजीन के ऊपर COCH3। इज इट ओके? ये आपका कंपाउंड है टोल्यूइन। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन। ये टोल्यूइन है, ये कंपाउंड आपका एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन COCH3 है ना। एनहाइड्रेट में भी ऐसा होता है, देखो इस एनहाइड्रेट को यहाँ पे दिखाता हूँ। एनहाइड्रेट में क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये वाला करो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया, एक पार्ट क्या है? CH3CO, दूसरा पार्ट क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस माइनस के साथ H प्लस को जोड़ दो, बेंजीन के H प्लस को जोड़ दो, क्या बन गया? CH3COOH। अगेन चेक करो, CH3COOH, यहाँ पे H आ गया तो OH हो गया, बन गया एसिटिक एसिड। CH3CO जो है वो बेंजीन पे जुड़ गया, जो बचा हुआ था वो। दैट्स ऑल। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज अबाउट फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और फिफ्थ वाला पार्ट बचता है, तो फिफ्थ वाले पार्ट को मैं यहां पे दिखा देता हूं, जगह है हमारे पास। तो यहां पे है मेरे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कर रहा हूं मैं। हेलोजिनेशन के लिए मुझे क्या क्या कंडीशन चाहिए? नंबर 5, हेलोजिनेशन। इसके लिए मुझे चाहिए FeBr3, मान लो मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, एंड Br2 माइनस HBr। Br2 में से एक Br इस H के साथ HBr बना दिया, दूसरा H जो है वो, दूसरा Br जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आके लिया। ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे बनता है ब्रोमो बेंजीन। दिख रहा है सबको? दिक्कत तो नहीं है? स्क्रीन पे तो आ रहा है, दिख रहा है। ठीक, वेरी नाइस, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, डन। पूरा कॉपी कर लो और याद रख लो। बेटा देख,
Okay, now डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि आपने जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगाया है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, नए आने वाले फंक्शनल ग्रुप उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूशन होने के वक्त वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि नया फंक्शनल ग्रुप कहाँ जाएगा। Are you getting a point? Directive influence is the influence of a functional group which was previously attached to the benzene ring. Okay, then he decides that the forthcoming function group will be located to or will substitute which of the hydrogen now. Okay, तो ये डायरेक्टिव फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जिसको बोला जाता है प्लस एम ग्रुप्स, और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग जिसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप्स। इसको प्लस एम या प्लस आर बोल सकते हैं, मेसोमेरी की है ये, माइनस एम या माइनस आर बोल सकते हैं इसको। ओके, लिस्ट बना के दे देता हूं मैं यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे OH, NH2, NHR, NR2, NHCOR या पेरा पोजीशन पे फेंकेंगे या फिर उसको वहीं पे रिएक्ट होने देंगे। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग में कौन कौन सा है, NO2, SO3H, CHO, COOH, COOR, COR, CN एंड CCl3। ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, यानी मेटा पोजीशन पे वो नए आने वाले फंक्शनल ग्रुप को लेके जाएंगे। कब, जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन होता है तब। पहले सब्स्टिट्यूशन में मान लो नाइट्रोबेंजीन बन गया, अब नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद मान लो उस नाइट्रोबेंजीन का मैंने क्लोरिनेशन करवाया, तो क्या होगा, वो क्लोरो ग्रुप कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि नाइट्रो ऑलरेडी जो अटैच्ड है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। चलो एक रिएक्शन दिखाते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। मेरे पास है बेंजीन रिंग, उस बेंजीन रिंग का मैंने किया है FC अल्काइलेशन CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ये कैटलिस्ट है, CH3Cl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ये CH3 मतलब टोलुइन मुझे मिल रहा है ना। वो अभी हमने जो रिएक्शन दिखाई थी वही हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस कंपाउंड का कर रहे हो नाइट्रेशन, मतलब आप कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो क्या होगा, तो अब मुझे ये CH3 तो एज इट इज है, CH3 क्या है, टोल्यूइन वाला कंपाउंड हमारे पास है, CH3 है तो टोल्यूइन है ये। और जब नाइट्रेशन करूंगा मैं, तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो ये मिक्सचर क्या करता है, ये मिक्सचर नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस करता है, NO2+ प्रोड्यूस करता है। तो NO2+ जो है वो कहां जाएगा, NO2+ जाएगा इस CH3 के इन्फ्लुएंस से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। क्यों, ये R ग्रुप है ना, R का मतलब क्या होता है, R can be CH3, it can be CH2CH3, ये कुछ भी हो सकता है, ये आइसोप्रोपाइल हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हैलोजन क्या हो सकता है, F, Cl, Br, I, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका हैलोजन है ना। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी हैलोजन जो है वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे डालता है, नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे डालता है। तो ये CH3 के ऑर्थो पे जाएगा नाइट्रो ग्रुप, प्लस CH3 के पैरा पोजीशन पे जाएगा नाइट्रो ग्रुप।
ठीक है, ये पोजीशन है ऑर्थो, ये नीचे वाला पोजीशन है पैरा, और ये वाला पोजीशन है जहां पे ये जुड़ा हुआ है मिथाइल, इसको बोलते हैं इप्सो। ये इप्सो है, ये ऑर्थो है, इस पोजीशन का नाम है पैरा, और बीच वाली जो पोजीशन बच गई ये वाली, इसको बोलते हैं मेटा। जो बताइए आपको, है ना, ये समझ आया, क्लियर है। एक गलती, बहुत भयंकर गलती हो जाती है सबकी, सब लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं, सब लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं। जैसे ही देखा ना यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप डेवलप हुआ तो दिमाग में आता है कि नाइट्रो तो मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे डाल दो। नहीं, रुक जाओ, भयंकर गलती करने जा रहे हो, रुको एक मिनट। आप देखो पहले से इस बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ा हुआ है, कौन है पहले से मिथाइल ग्रुप है। अगर मिथाइल वहां पे बैठा हुआ है तो नाइट्रो की कोई जरूरत ही नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है कि वो उसको निगलेक्ट करे। मिथाइल ग्रुप ही भेजेगा कि ऑर्थो पे जा, पैरा पे जा। वो कौन बताएगा? जो पहला सब्स्टिट्यूटेड फंक्शन ग्रुप होगा वो। सेकंड सब्स्टिट्यूशन हमेशा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे डिसाइड होता है ना, खुद डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इस मिथाइल का इन्फ्लुएंस लगता है नाइट्रो को, ऑर्थो और पैरा पे उसको भेजता है। डू रिमेंबर, इतना क्लियर हो गया, राइट? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ते हैं, आज यहां तक रुकते हैं हम। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया, काफी अच्छा काम हमने आज किया। ये सारी चीजें फटाफट जो 5 मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ES वाली 5 अलग अलग जो रिएक्शन बताई, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन और हैलोजनेशन, वो बराबर से रीड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे चलते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।